आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। 1773 के अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के लिए यानी न्यायालय के लिए भारत में प्रावधान लाया गया और 1774 में भारत में न्यायालय की स्थापना की गई। उस समय यहाँ अंग्रेजों का अधिकार था। फिर 1935 के अधिनियम के द्वारा यहाँ फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन ये जो न्यायालय यानी ये जो कोर्ट थे इनके विरुद्ध अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। फिर हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च का मीन होता है कि इस न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं इनके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में संविधान के भाग 5 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का एक होता है और ये प्रावधान किया गया है विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय होंगे। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 24 उच्च न्यायालय हैं। और सर्वोच्च इसने जो भी निर्णय दिया है इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं कर सकते। इसका निर्णय सर्वोपरि है, सबको मानना पड़ेगा। हमारे देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कन्या थे। गाइड्स में आपको हीरालाल जी कानिया मिलेगा और कई जगह आपको हरिलाल जी कानिया भी मिलेगा। दोनों सही है। संविधान में हरिलाल जी कानिया लिखा है, गाइड्स में हमें हीरालाल जी कानिया मिलेगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, जो अभी नवंबर 2019 में इन्होंने मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी। अब आगे देखते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभ कैसे हुआ, कितने न्यायाधीश थे। प्रारंभ में अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या देखते हैं तो 7 तो अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे, तो टोटल मिला के हो गए 8। फिर 1986 में 25 अदर न्यायाधीश और एक हो गए मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल हो गए 26। 2008 में समय समय पर संसद इनमें परिवर्तन करती रहती है, इनकी संख्या बढ़ाती रहती है। 2008 में इनकी सदस्य संख्या हो गई 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल हो गए 31। और फिलहाल वर्तमान में है 34, 33 + 1। ये 2019 में इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। 33 अन्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है। अब इनका चुनाव कैसे होता है, ये कैसे चुने जाते हैं। कॉलेजियम पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है और कॉलेजियम पद्धति में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों के द्वारा नाम दिया जाता है वरिष्ठ न्यायाधीश का, राष्ट्रपति के पास नाम भेजा जाता है और राष्ट्रपति फिर मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनते हैं। आगे देखते हैं योग्यता कैसा होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, यानी मुख्य न्यायाधीश बनना है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है वह किसी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पे रहा हो। फिर या तीसरी नहीं करेंगे इसको, तीसरी योग्यता नहीं है, या तो ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए या फिर ये वाली होनी चाहिए, या वह
उच्च न्यायालय में उन्होंने 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का विशेषज्ञ हो, उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो इस तरह ये योग्यताएं हो गई। ये योग्यताएं अगर पाई जाती हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाता है। इन तीनों में से एक योग्यता का होना जरूरी है। आज तक राष्ट्रपति की नजर में कानून का विशेषज्ञ एक भी नहीं हुआ है कि कानून का विशेषज्ञ के रूप में चुने गए हो। योग्यताएं हमने देख ली है। वो योग्यताएं अगर पाई जाती है किसी व्यक्ति में तो उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। आगे देखते हैं हम इनको शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया है उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई जाती है। आगे देखते हैं हम इनको इनके पद से कैसे हटा सकते हैं। या तो 65 वर्ष अधिकतम आयु है इनकी, 65 वर्ष की आयु में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मिनिमम कोई एज नहीं है कि इतनी एज होनी चाहिए, कोई एज लिखी हुई नहीं है। अधिकतम एज है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष का होते ही सेवानिवृत्त हो जाएगा। जैसे वो 64 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना है तो उसका कार्यकाल रहेगा 1 वर्ष का। अगर 63 वर्ष की आयु में बना है तो उसका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। यानी जब तक वो 65 वर्ष की आयु का होता है, जैसे ही वो 65 वर्ष की आयु का होगा सेवानिवृत्त हो जाएगा। या फिर उसको महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। तो महाअभियोग कैसे लगाया जाएगा? ऐसा क्या संविधान में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं? ये बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है कि जिस पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा उसी पद्धति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। महाअभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 में महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। महाअभियोग क्यों लाया जाएगा? इसका अनुच्छेद 56 में उल्लेख किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाअभियोग किन परिस्थितियों में ला सकते हैं? कदाचार, ये लिखा हुआ है संविधान में, कदाचार या असमर्थता के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। अब महाअभियोग लेके कौन आएगा? संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ये प्रक्रिया लाई जा सकती है। अगर लोकसभा में लाई जा रही है तो 100 सांसदों की उस प्रस्ताव पर मंजूरी आवश्यक है। 100 सांसद जो महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है इस पे मंजूरी दे दे। राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा में 50 सांसद इस महाअभियोग की प्रक्रिया पे मंजूरी दे दे। किसी भी सदन में ला सकते हैं, पहले लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा और दोनों सदनों के अलग अलग पृथक कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर ये महाअभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है, पहले मान लीजिए लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा से पास हो गया 2/3 बहुमत से, फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा ने भी 2/3 बहुमत से पास कर दिया है तो जिस दिन दूसरे सदन में ये प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, ये स्वीकृत हो गया है, उसी दिन से मुख्य न्यायाधीश या अन्य जो न्यायाधीश है उनका पद
रिक्त समझा जाएगा। और हटाएगा कौन? भारत के राष्ट्रपति इनको पद से हटाएंगे। इससे पहले जब महाअभियोग की प्रक्रिया चल रही है उस समय अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, या 65 वर्ष से पहले अगर रिटायर होना चाहते हैं, सेवानिवृत्ति चाहते हैं तो स्वेच्छा से त्याग पत्र भी दे सकते हैं। आगे देखते हैं हम इनके वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं। ये संसद समय समय पर इनमें वृद्धि करती रहती है। जो भी वेतन है, भत्ते हैं, इनमें इंक्रीज होता रहता है और संसद के द्वारा ये किया जाता है। 1 जनवरी 2016 से मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपए। अन्य न्यायाधीश का है 2,50,000 रुपए। भत्ते भी दिए जाते हैं वेतन के साथ साथ और अन्य सुविधाएं भी इनको प्रदान की जाती है। समय समय पर संसद के द्वारा इनमें वृद्धि होती रहती है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन हो गया 2,80,000 रुपए और अन्य जो न्यायाधीश है उनका है 2,50,000 रुपए। देखते हैं हम और क्या क्या व्यवस्था की गई है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। उन्मुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनके सभी कार्यों और इनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनको आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो भी निर्णय दिया है उसकी कोई भी आलोचना नहीं कर सकता। इनको स्वतंत्र छोड़ा गया है इनके निर्णय के प्रति। आगे देखते हैं न्यायालय का मुख्य स्थान। जब न्यायालय की स्थापना हुई थी उस समय मैंने आपको बताया 1774 में तो कोलकाता में स्थापना हुई थी, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को। तो संविधान में लिखा हुआ है, जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें अनुच्छेद 130 में लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यालय है वो दिल्ली में स्थापित होगा। तो वर्तमान में हमारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थापित है। आगे देखते हैं और क्या गठन की प्रक्रिया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, इन पे कुछ बाउंडेशन भी लगाई गई है, कुछ प्रतिबंध भी न्यायाधीशों पे लगाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी उच्च न्यायालय में या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा। ये प्रतिबंध इन पे लगाए गए हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय से जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुका है वो किसी उच्च न्यायालय में काम नहीं करेगा और किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा। ये प्रतिबंध इन पे होते हैं। आज हमने देखा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे कैसे हुआ है। अब देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्या क्या क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। गठन के बाद हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय को क्या क्या क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 131 में। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो पहले हम देखते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार क्या है। यानी प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार से आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। ऐसे विवाद यानी सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय नहीं सुनता है, किसी राज्य का उच्च न्यायालय नहीं सुनता है। ऐसे विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार
क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से विवाद आते हैं। फर्स्ट है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए। भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाता है तो इनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। फिर है यह किस तरह के मामले आ जाए। भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए। जैसे दो राज्यों के बीच विवाद हो जाता है तो उनकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय करेगा। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी। जैसे कावेरी नदी जल विवाद जो चल रहा है, कावेरी नदी के जल को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है तो उसकी सुनवाई ना तो कर्नाटक का उच्च न्यायालय करेगा ना ही तमिलनाडु का उच्च न्यायालय करेगा। ऐसे मामले की सुनवाई करता है सर्वोच्च न्यायालय। यानी दो या दो से अधिक राज्य हो गए तो इनके बीच विवाद। फिर देखते हैं किस तरह के मामले। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में, इस पे ध्यान देना है, संविधान के जो विषय दिए गए हैं यानी संवैधानिक विषयों के संबंध से अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस तरह के मामले भी सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और जो भी विवाद है उसका निपटारा, उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह के मामले प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर इसी का दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक संपत्ति क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक संपत्ति क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले आते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करना है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च हो गया यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय होता है राज्यों में, तो दोनों मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, दोनों को अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई विवाद आ जाता है तो उसकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक संवर्ती क्षेत्राधिकार, दोनों में किस तरह के मामले आते हैं।